क्या हाल चाल भाई साहब। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सप्लाई का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी जैसे कि आप लोग को पता है सप्लाई का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। सबसे पहले तो भाई लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे बड़ा बात कि अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को तुम लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो 6 स्टेप्स को बस फॉलो करना है। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, फटाफट से फॉलो करो और ज्वाइन हो जाओ हमारे सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में, जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। और मेन बात, सप्लाई का चैप्टर आज हम लोग खल्लास कर देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है छोटू सा तो चैप्टर है ना। तो आइए सबसे पहले थोड़ा मोड़ा हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। ये पीपीटी जो आप लोग को दिख रहा है, ये सुंदर सुंदर सा पीपीटी, इसको लेने के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर आना है या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, ठीक है। वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर पीपीटी मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब देखिए, सप्लाई का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सप्लाई जैसे कि डिमांड में हम लोग कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचते थे, कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, वैसे ही सप्लाई में हम लोग प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अपने आप को बिजनेसमैन बनाओ, बिजनेसमैन क्या बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ। सप्लाई में क्या होता है, एक तो वर्ड आता है विलिंग और एक वर्ड आता है एबल। हमारे पास एबिलिटी रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी हम लोग प्रोड्यूस करके मार्केट में भेज सके। जैसे कि मेरे पास ये एबिलिटी रहना चाहिए कि मैं ऐसा वाला पेन बना के मार्केट में सप्लाई कर सकूं। सबसे पहला तो ये बात है। और मेरी अपनी इच्छा भी रहनी चाहिए कि मैं कौन से मार्केट में भेजूं। ये मेरी मर्जी कि मैं कौन से मार्केट में ये पेन बना के भेजूंगा, कौन से प्राइस में बेचूंगा और कौन से पीरियड ऑफ टाइम में बेचूंगा, ये मेरी मर्जी, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है यहां पे बिलिंग और दूसरा फैक्टर आता है एबिलिटी, ठीक है। बिलिंग मतलब मेरा इच्छा, मेरा मर्जी पे डिपेंड करता है मैं कितना सप्लाई कर रहा हूं, मैं कौन से प्राइस पे सप्लाई कर रहा हूं, मैं कब सप्लाई कर रहा हूं। और एबिलिटी का मतलब है कि मैं, मेरा औकात भी है या नहीं, मेरा कैपेसिटी भी है या नहीं, मैं सप्लाई कर भी सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो विलिंग प्लस एबिलिटी दोनों रहना चाहिए सप्लाई के लिए, है कि नहीं। चलिए इतना आप लोग समझ गए तो आइए नेक्स्ट चार्ट पर, बिकॉज ये तो रिवीजन चल रहा है, आप लोग को तो पता ही होगा। सप्लाई, सप्लाई का और कुछ पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। What firms offer for sale not necessarily to what they succeed in selling। मान लीजिए मैंने मार्केट में 100 पेन लाया, मैं एक पेन बनाता हूं और मैं मार्केट में 100 पेन लाया कि आज ये 100 पेन बेचूंगा, तो वही 100 पेन मेरा सप्लाई कहलाएगा। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि वो 100 में से अगर 20 बिका तो वो 20 को मैं सप्लाई नहीं बोलूंगा। जितना मैं मार्केट में लाया हूं बेचने के लिए उतने को मैं बोलूंगा सप्लाई। जितना मैं मार्केट में लाया हूं बेचने के लिए उतने को बोलूंगा मैं सप्लाई। और सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि कौन सा पेन कब बिक जाए। हो सकता है एक पेन 1 घंटे बाद बिके, हो सकता है 2 घंटे बाद मेरे 5 पेन बिक जाए, हो सकता है 3 घंटे बाद मेरे 10 पेन बिक जाए, हो सकता है 4 घंटे बाद मेरे को 0 पेन बिके। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो मार्केट को कैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, है ना। तो इसीलिए इसको फ्लो कंसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए आगे, ये जो सुंदर सुंदर सा पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा, लालच आ रहा होगा, कहां से मिल सकता है। मिल सकता है टेलीग्राम चैनल से या तो व्हाट्सएप ग्रुप से। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो ध्यान से पढ़िए, ये थॉमस बाबा ने दिया है। किसने दिया है, थॉमस बाबा ने। ये थॉमस बाबा ने कहा है द सप्लाई ऑफ ए गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइस। मतलब सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूं एक गिवन टाइम में, एक गिवन प्राइस में, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर प्राइस में एक क्वांटिटी मैं ऑफर कर रहा हूं सेल करने के लिए, तो इसको ही बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। सैमुअलसन ने भी दिया है, लेकिन इसको आप खुद से ही रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था पिछले क्लास में डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं भैया जिसके वजह से सप्लाई डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से सप्लाई डिस्टर्ब होता है, जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर देता है, जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर देता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं बताइए। रुकिए कंघी कर लेता हूं, चलिए बताइए। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द गुड्स। एक प्राइस की वजह से, अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेगा मार्केट में, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अरे भैया पैसा आ रहा है, सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाओ, जितना ज्यादा सप्लाई बढ़ाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, वैसे ही प्राइस अगर कमेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मान लीजिए कि मैं दो कमोडिटी बना रहा हूं, मैं पेन भी बना रहा हूं और पेंसिल भी बना रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां पे प्राइस ऑफ मतलब ये पेन, ठीक है, प्राइस ऑफ पेन अगर यहां पे ये बढ़ रहा है और प्राइस ऑफ पेंसिल अगर ये यहां पे कम हो रहा है, तो आप बताइए कि मैं किसका ज्यादा प्रोडक्शन करूं। भैया आप पेन बनाइए, बिकॉज पेंसिल में तो आपका फायदा है ही नहीं, पेंसिल बेच के तो आपको फायदा हो ही नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए भैया, पेन बनाइए। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का मतलब आप लोग समझ गए। इसके बाद प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम समझाए थे आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इसका प्राइसेस बढ़ रहा है, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको लैंड जरूरत है कि नहीं है? हाँ भैया जरूरत है, रेंट पे लेंगे ना लैंड, लैंड अगर लेंगे तभी तो उस लैंड पर प्रोडक्शन कर पाएंगे, तभी तो उस लैंड पर उत्पादन कर पाएंगे। हाँ भैया, लैंड का दाम अगर बढ़ गया, लेबर का दाम अगर बढ़ गया, दिहाड़ी मजदूर लोग ज्यादा पैसा मांगने लगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर तो हम लोग सप्लाई कम कर पाएंगे, है कि नहीं बताइए? सप्लाई कम होगा ना जी। हाँ जी। इसके बाद टेक्नोलॉजी। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत कम अवेलेबल है, मान लीजिए मैं लेबर से काम करवाता हूं, मैं मजदूर से काम करवाता हूं, तो मजदूर का हाथ और मशीन दोनों में फर्क है ना। मशीन 1 मिनट में कितने सारे क्वांटिटीज निकाल देता है, कितने सारे क्वांटिटीज बना देता है, लेकिन एक मजदूर, एक लेबर 1 मिनट में कितना कम क्वांटिटी बना पाता है। तो अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहा तो मैं सप्लाई भी कम करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी रहा तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी नहीं है, सप्लाई कम होगा, टेक्नोलॉजी है, सप्लाई ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है ना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगाएगा, सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगाएगा तो सप्लाई क्या होगा जी? कम हो जाएगा सर। एक कमोडिटी में मैं एक पेंसिल बना रहा हूं, उस पे गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रहा है, लेकिन मैं उसी जगह पर एक पेन बनाता हूं तो गवर्नमेंट 5% टैक्स लेता है, तो मैं पेन ही बनाऊंगा ना, गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी समझ में आ गया आप लोगों को। अदर फैक्टर्स, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से भी सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है, समझ में आ गया। ये सारे काम तो हम लोग, ये सारे चीज तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, यही सब लिखा हुआ है। देखिए जो हमने अभी समझा वही सब लिखा हुआ है, बार बार नहीं समझाएंगे बिकॉज पिछले क्लास में समझा दिए थे, इसको आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक एक करके सब कुछ मैंने इस पीपीटी में कवर किया है। ये पीपीटी का अगर तुम पढ़ लोगे ना, बस नैया पार। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ेंगे भैया? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब सारे के सारे चीज तुम सेम रहो, बस प्राइस और सप्लाई चेंज होगा। बस क्या चेंज होगा? प्राइस चेंज होगा और सप्लाई चेंज होगा। और आप लोगों को तो पता ही है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। प्राइस ज्यादा सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई भी कम। और सारे के सारे फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा था ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी पढ़ा था ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़ा था।
तो ये सारे फैक्टर्स को एकदम कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स डिस्टर्ब करने मत आना। उस पॉइंट में सिर्फ प्राइस और सप्लाई ही चेंज होगा। उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। तो बस वो डुले साहब का याद कर लेना और काफी है ये, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस, the greater the quantity supplied of a lower the price and smaller the quantity supplied। ठीक है, समझा दिए बहुत अच्छे से। ओके, आगे मैंने दो दो करके डेफिनेशन दिया हुआ है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ लॉ ऑफ सप्लाई में भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है? जैसे कि हम लोग देखते थे डिमांड में क्या देखते थे? प्राइस जब बढ़ता था तब डिमांड गिर जाता था, प्राइस घटता था तो डिमांड बढ़ जाता था। तो ये तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था डिमांड के केस में। लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोग समझ गए? तो क्वांटिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो प्राइस भी राइज होगा, सप्लाई अगर कम होगा तो प्राइस कम होगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सिंपल सा बात है, समझ गए? ओके। इसके बाद द लॉ ऑफ सप्लाई इज अकाउंटेड फॉर टू फैक्टर। दो फैक्टर से यहां पे अकाउंट किया जाता है। When price rises, firms substitute production of one goods for another, assuming firm cost are constant. A higher price means higher profit. Higher price का मतलब higher profit, सिंपल सा बात है। ये सारी चीज तो एकदम कवर करा दिए थे पिछले लेक्चर में ही, है ना। इसके बाद देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, बिहेवियर ऑफ सप्लाई। सप्लाई का बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड करता है? सप्लाई का जो नॉर्मली बिहेवियर रहता है किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहला तो मतलब ये फिनोमिनन पे मतलब ये डिपेंड करता है सप्लाई। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सप्लाई पे डिपेंड करता है। इसके बाद टाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन, शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए तुम सप्लाई कर रहे हो या लॉन्ग टाइम के लिए सप्लाई कर रहे हो, तो वो सारी चीज भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये अनइम्पोर्टेंट है, ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कवर करा दे रहा हूं, क्या पता सीयू आ जाए, सीयू का एग्जाम में आ जाए। ओके, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एज्यूम क्या किया जाता है? एज्यूम देखो, एज्यूम बस सिंपल सा जो डिमांड में पढ़े थे वही, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। सारे के सारे फैक्टर्स सेम रहना, बस प्राइस और सप्लाई चेंज होंगे, बस प्राइस और सप्लाई चेंज होंगे। बाकी सारे के सारे फैक्टर्स जो हम लोग ने पढ़ा था ना बाबू, वो कांस्टेंट रहना। बस चेंज कौन होगा भैया? प्राइस और सप्लाई, पीएस, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन किसको बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन का फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। QX इक्वल्स टू F PX CX और TX। तो QX मतलब क्या होता है? QX मतलब होता है सप्लाई। सप्लाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, टेक्नोलॉजी ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि सारे के सारे फैक्टर्स को जोड़ के ना बनते हैं। तो सप्लाई इक्वल्स टू सारे के सारे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी प्लस ये टेक्नोलॉजी ऑफ कमोडिटी। तो जो भी फैक्टर्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं सप्लाई फंक्शन, है ना। नेक्स्ट करते हैं सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि डिमांड शेड्यूल हुआ करता था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है ना। तो सप्लाई शेड्यूल इज अ सीरीज ऑफ क्वांटिटीज वेयर प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सेल पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस। तो सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है कि प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सेल पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस। तो दो टाइप का शेड्यूल रहता है, एक तो रहता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक रहता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर अगर सप्लाई कर रहा है मार्केट में, सिर्फ एक प्रोड्यूसर एक मोमेंट में सप्लाई कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मान लीजिए मिल्क का तो बहुत सारा ब्रांड है, सिर्फ अमूल ही एक मोमेंट पे सप्लाई कर रहा है, सिर्फ अमूल का ही अगर गिन रहा है सप्लाई, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि अकेला है अमूल, है ना।
So it is defined as the table which shows the quantity of a given commodity which an individual producer will sell at the at all possible prices. मतलब कि जब प्राइस 1 रुपया था तब हम यहाँ पे 10 kg सप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं? रिलेशन को समझिए बाबू, अच्छे से रिलेशन को समझिए। जब प्राइस 1 रुपया था तब मैं 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो प्रोड्यूसर के मन में लालच आया। प्रोड्यूसर बोला नहीं नहीं, अब तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा बनाओ, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटीज बनाओ। और भी प्राइस इंक्रीज हो गया, अब 3 रुपए करके प्राइस हो गया। तब और ज्यादा करके सप्लाई होने लगा, 4 रुपया ज्यादा, 5 रुपए ज्यादा। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे प्रोड्यूसर लोग ज्यादा ज्यादा करके बनाते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा करके सप्लाई करते रहते हैं कि उनको मुनाफा होगा। सिंपल सा बात है कि नहीं? चलिए आगे। मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी व्हेन ऑल प्रोड्यूसर, यहां मतलब उस केस में इंडिविजुअल में क्या होता था, सिर्फ एक ही सप्लाई करता था। अब क्या हो रहा है, सारे के सारे प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं। उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो बिल्कुल डिमांड जैसा ही कांस्टेंट है। आप लोग देखिए, ये चार्ट देखिए अच्छे से। एक कमोडिटी का प्राइस है 100, सप्लाई बाय ए, 40 ए ने सप्लाई किया और 50 बी ने सप्लाई किया, ठीक है। 40 ए ने सप्लाई, 40 क्वांटिटीज ए ने सप्लाई किया, 50 क्वांटिटीज बी ने सप्लाई किया, तो टोटल मिला के कितना हो गया जी? 90। तो इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई मतलब क्या कि मैं अकेला फर्म नहीं हूं, मैं अकेला बिजनेसमैन नहीं हूं। इस बार अमूल के साथ मदर डेयरी भी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि प्राइस बढ़ रहे हैं मिल्क के, तो हम भी सप्लाई करेंगे, हमें भी फायदा होगा ना। तो अमूल तो इस बार सप्लाई कर ही रहा है, साथ साथ मदर डेयरी भी सप्लाई कर रहा है, साथ साथ मेट्रो भी सप्लाई कर रहा है। ये सब मिल्क का कंपनी है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही का दिया हुआ है एग्जाम्पल, लेकिन एक मार्केट्स में देखिएगा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर जब उनको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, तो सारे के सारे जन अपने सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबको तो प्रॉफिट कमाना है ना बाबू, ठीक है। तो प्राइस जब 100 था तो सप्लाई 40, 50, प्राइस जब 200 था तो सप्लाई इसका 60, 70, और इसको मार्केट सप्लाई किसको बोलेंगे? अगर 40 प्लस 50 को मिला देंगे तो यही बन जाएगा मार्केट सप्लाई, ठीक है। रिलेशन आप लोग ने समझा? ठीक है। नीचे में भी लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट प्राइस ऑफ एक्स ऑफ ₹100 पर यूनिट, ए सप्लाई 40 और बी सप्लाई 50। मतलब कि एक कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ गया तो कुछ मतलब ये तो कुछ ए भी सप्लाई करेगा और कुछ बी भी सप्लाई करेगा, ठीक है। ए कंपनी ने सप्लाई किया 40 यूनिट्स, बी कंपनी ने सप्लाई किया 50 यूनिट्स, तो मार्केट सप्लाई कितना हो गया? 90 यूनिट्स। सिंपल सा बात है। इसके बाद कर्व के बारे में पढ़ते हैं। सप्लाई कर्व, ए सप्लाई कर्व इज ए लोकस ऑफ पॉइंट शोइंग वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेलर। मतलब प्राइस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन दिखाता है कर्व में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का। जैसे कि डिमांड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता था, वैसे ही सप्लाई क्या दिखाता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इट स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, ठीक है। कैसे होता है कर्व, हम दिखाते हैं आपको। देखिए 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 दोस्तों, ये होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इस तरह से आप लोग को बनाना भी पड़ेगा, पूछेगा एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा। देखिए ये अपवर्ड जा रहा है कि नहीं? डिमांड कैसे जाता था सर? डाउनवर्ड जाता था। डिमांड इस तरह से होता था ना, डाउनवर्ड जाता था, लेकिन ये तो उल्टा रिएक्ट करता है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे मतलब कि जैसे कि देखिए ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, सप्लाई भी यहां पे बढ़ गया, प्राइस और थोड़ा सा बढ़ा, सप्लाई भी यहां पे और ज्यादा बढ़ गया। प्राइस 4 हुआ इस बार, सप्लाई बढ़ गया। तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं, इस तरह से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व समझ में आ गया आप लोगों को? जी हाँ भैया। ओके, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व देखिए, मार्केट सप्लाई कर्व देखिए, बिल्कुल सेम ही होता है,
लेकिन दो फर्म का यहां पे कॉम्बिनेशन है, इसीलिए थोड़ा सा ऊबर खाबर हो गया। मतलब कि फर्म ए, सिंपल सा बात है, कंपनी ए प्लस कंपनी बी का यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन है ना मार्केट में, मार्केट सप्लाई में, तो इसीलिए थोड़े से ऊबर खाबर हो गए। लेकिन इसी तरह से चार्ट बनते हैं, ये चार्ट आप लोगों को बनाना है पक्का से, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन। भैया एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब होता है बाबू कि वो सिचुएशन जब प्राइस बढ़ता है फिर भी सप्लाई घटता है या तो सप्लाई कांस्टेंट रहता है। वो सिचुएशन भैया कि प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, एक कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, फिर भी सप्लाई कम हो रहा है, फिर भी सप्लाई घट रहा है, फिर भी सप्लाई कांस्टेंट ही रह रहा है। ऐसा क्यों? प्राइस जब बढ़ता है तब तो सप्लाई को बढ़ना चाहिए था। ऐसा में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस की वजह से। सबसे पहला एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। इफ वी टेक द सप्लाई ऑफ लेबर एट वेरी हाई वेजेस, वी मे फाइंड द सप्लाई ऑफ ए लेबर हैज डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो अगर मैंने लेबर्स को बहुत ज्यादा हाई वेज पे कर रहा हूं, अगर मैं अपने लेबर्स को बहुत ज्यादा हाई वेज पे कर रहा हूं ना, मार्केट में कभी भी अगर प्राइस भी इंक्रीज किया, उस केस में भी मैं लेबर का सप्लाई को बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग वापस से समझिए, ध्यान से समझिए, प्राइस यहां पे बढ़ गया, ठीक है, इसका मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा। हाँ जी भैया, सप्लाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई को बढ़ने के लिए आप लोगों को लेबर को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना क्वांटिटी बनाएगा कौन? मान लीजिए मैं पहले 100 पेन बनाता था, अब मैं 1000 पेन बनाऊंगा। 1000 पेन बनाऊंगा तो 1000 पेन मतलब ये बनाने के लिए एक्स्ट्रा लेबर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मजदूर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। जी भैया, लेबर का भी तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन मैं अपने लेबर्स को पहले से ही बहुत हाई वेजेस दे के रखा हूं, ज्यादा पैसे करके दे के रखा हूं मैं अपने लेबर्स को। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर लेबर्स मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा खा रहा है तो मैं नए लेबर्स को तो अपॉइंट ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे, है कि नहीं? बताइए, सोचिए, बताइए, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचेंगे, बिकॉज एक लेबर के ऊपर तो मैंने बहुत खर्चे कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ना बहुत पेरिसेबल होते हैं, पेरिसेबल। और इसको पहले पढ़ते हैं, इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। सिंस द प्रोडक्शन of agricultural product cannot be increased beyond a certain limit, the supply cannot be increased beyond this limit। मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले टमाटर के प्राइस यहां पे इंक्रीज हुए थे। अगर ये टमाटर के प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या टमाटर भी इंक्रीज हो जाएगा क्या? ये टमाटर का सप्लाई तुम इंक्रीज कर सकते हो क्या? जी नहीं भैया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में तो क्या होता है, क्रॉप्स उगते हैं, वेजिटेबल्स उगते हैं, तो उगना ना उगना वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड है, वो तो हमारे लैंड के ऊपर डिपेंड है, उसमें तो हम लोग जबरदस्ती बढ़ा नहीं सकते, उसमें तो हम लोग जबरदस्ती सप्लाई नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है ना बाबू, कि प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितना उगना था उतना ही उगेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं उग सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि अगर टमाटर मतलब ये 10 ठोक रहा है तुम्हारे लैंड में, तो ये तुम नहीं कह सकते कि तुम टमाटर को 100 ठो उगा दोगे, है कि नहीं? समझ में आया? तो सर्टेन लिमिट से ज्यादा तुम नहीं उगा सकते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक गुड्स। जो गुड्स तुम अपने हाथों के कलाई से बनाए हो, जो गुड्स तुमने हाथों के कलाई से बनाए हो, जो गुड्स तुमने बहुत सुंदर से बनाए हो, वो गुड्स का सप्लाई तुम नहीं बढ़ा सकते। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता हूं, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता हूं। एक दिन एक साहब आए, बोले कि सुनो, मुझे कल तक 100 पेंटिंग्स चाहिए, मैं तुमको इसके लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे कल तक 100 पेंटिंग चाहिए, मैं इसके लिए तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा।
मैं क्या बोलता हूं पता है, भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, तू चला जा। वो गुस्सा हो गया, भाई मैं तो प्राइस ज्यादा दे रहा हूं, तो तुमको सप्लाई करने में क्या दिक्कत है, तो तुम सप्लाई ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोला कि भाई देख, हाथ से बनाया हुआ चीज मैं एक दिन में एक ही तो बना सकता हूं, तो मैं 100 तो कैसे बना दूंगा एक रात में, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ चीज है, तो इसमें मेरा कला है, मेरा कला को सम्मान करो भाई। 100 तो मैं किस तरह से बना दूंगा, तुम मुझे 1 करोड़ क्या, तुम मुझे 10 करोड़ भी दोगे फिर भी मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं एक रात में सिर्फ एक ही तो बना पाऊंगा। सिंपल सा बात है, हाथ से बनाया हुआ चीज है, मशीन से बनाया हुआ तो चीज है नहीं ना, है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है ऑक्शन गुड्स। जो गुड्स ऑक्शन करते हैं ना, सप्लाई ऑफ ए गुड्स ऑफ ऑक्शन इज लिमिटेड टू सच कैन नॉट नाइदर बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ऑक्शन के सामान सब जो रहते हैं वो एक फिक्स्ड प्राइस पे रहते हैं, वो फिक्स्ड प्राइस खत्म हो जाने के बाद इसका सप्लाई ना बढ़ सकता है ना सप्लाई घट सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई हाईएस्ट बोली लगा दिया 1 करोड़ रुपए, तो क्या उसको ज्यादा ये क्वांटिटीज मिल जाएगा क्या, नहीं भैया। ऑक्शन की का सप्लाई तो एकदम सेम रहता है, ऑक्शन का जो सप्लाई रहता है, ऑक्शन गुड्स का जो सप्लाई रहता है वो एकदम सेम रहता है। ये पेन अगर मैं बेच रहा हूं तो ये एक ही पेन बेचूंगा सिर्फ, इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, लेकिन मैं तो ये एक ही पेन बेचूंगा, ये ना घटेगा ये ना बढ़ेगा। सिंपल। चलिए, होप ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन नियर फ्यूचर। अब पता है बहुत बदमाश बदमाश लोग करते हैं, जिसका प्राइस बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक कमोडिटी का प्राइस मान लीजिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जानबूझकर उसका सप्लाई कम करेंगे, जानबूझकर उसका सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा। बहुत सारे, जैसे कि वेजिटेबल्स का ही बात करें तो टमाटर का प्राइस कुछ दिन पहले यहां पे बहुत ज्यादा राइस हो गया था, 200 रुपए किलो बिक रहे थे। तो क्या हुआ था जानते हैं, बहुत सारा प्रोड्यूसर्स ना जानबूझकर सप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि और भी ज्यादा बढ़ेगा इसका प्राइस, फ्यूचर में अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो ये लोग स्टॉक को हेल्ड करके रख दे रहे थे और बाद में बेच रहे थे बढ़ा हुआ दाम में। ठीक है, समझ में आ गया। ये है एक्सेप्शन, जहां पे क्या होता है कि जब प्राइस भी बढ़ता रहता है सप्लाई फिर भी नहीं बढ़ता, सप्लाई घटता है इस केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन में क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता रहता है प्राइस के बढ़ने पे, प्राइस के वजह से, प्राइस के वजह से, मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है, क्या गले में जोड़ नहीं है, मेरे साथ मतलब कि मेरे साथ रिपीट करो, रिपीट करो फटाफट। प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। सिर्फ प्राइस के वजह से, प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, तो एक्सपांशन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट, क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, प्राइस के वजह से अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है उसको बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, ये गलत लिख दिया है। प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड हमारा कम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वापस से बोलते हैं, वापस से बोलते हैं, एक्सपांशन किसको बोलते हैं, प्राइस के वजह से, प्राइस के वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है उसको बोलते हैं एक्सपांशन। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा, प्राइस घटा, क्वांटिटी सप्लाइड घटा, तो प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा। ठीक है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है एक्सपांशन में, और कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाता है और एक्सपांशन में अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है। जी हां सर, समझ गए। चलिए अब इसको देखिए, इस ग्राफ को अच्छे से देखिए। एक्सपांशन में क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए तो। हो रहा है सर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अपवर्ड मूवमेंट।
ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, सॉरी डिमांड का ना अभ्यास लग चुका है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलते बोलते अभ्यास लग चुका है, ये एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है ये। और अगर ये एरो नीचे जाता है यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये सुंदर सा पीडीएफ चाहिए, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ ले लो। तो अगर ये एरो नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और अगर ये एरो ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। सिंपल सा बात है, ये रिलेशन आप लोग समझ में आ ही गया होगा। और प्राइस के वजह से, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई पड़ते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस को छोड़ के जो भी दूसरे फैक्टर्स थे उसके वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई तुमने बढ़ाया है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है भैया, आप जोर जोर से क्यों बोलते हैं? ताकि तुमको याद हो जाए यहीं पे। तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू प्राइसेस। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अगर तुम्हारे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तुम सप्लाई करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हो ड्यू टू अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स के वजह से अगर ज्यादा सप्लाई कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम लोग नॉर्मली राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। इंक्रीज जब होता है ना तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, उसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड अचानक से कम कर दिया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के वजह से अगर तुमने सप्लाई करना कम कर दिया, प्राइस के वजह से नहीं, प्राइस के वजह से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किसी दूसरे फैक्टर के वजह से अगर तुमने सप्लाई करना कम कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई देखिए, इंक्रीज इन सप्लाई देखिए, ये राइटवर्ड गया कि नहीं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना राइटवर्ड, राइटवर्ड बोल सकते हैं कि नहीं? यहां पे देखिए राइट गया, ठीक है, और ये लेफ्ट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, तो ये लेफ्टवर्ड है। क्या ये? अगर लेफ्टवर्ड है डिक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड है इंक्रीज इन सप्लाई। सिंपल सा बात है, खत्म। ग्राफ को अच्छे से देखिएगा, पीपीटी दे दिए हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ऑलरेडी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड। वापस से फॉर्मूला लिखवा देते हैं। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एकदम डिमांड से ही सेम है। डिमांड में क्या हुआ करता था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैसे ही सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम लोग डिमांड में ही किए थे, वापस से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला करने का दरकार नहीं है, ये वाला फॉर्मूला करने का दरकार नहीं है, मेरा वाला फॉर्मूला कीजिएगा। मैंने ही लिखा है इसको, फिर भी जैसे कि हम लोग ने क्या लिखा था, न्यू डिमांड लिखते थे, अब लिखेंगे न्यू सप्लाई। न्यू सप्लाई माइनस, वेट कीजिए दोस्तों, वेट कीजिए, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई बाय ओल्ड सप्लाई बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 इंटू 100 तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। सिंपल सा बात है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है भैया? जैसे हम लोग डिमांड में देखा करते थे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 स्वाहा। डिमांड में करते थे कि नहीं? हाँ भैया करते थे। अब हम लोग सप्लाई में अलग करेंगे। सप्लाई में देखेंगे, सप्लाई में सेम चीज है, बस सप्लाई से चेंज कर देना है डिमांड को।
न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई बाय ओल्ड सप्लाई बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 खत्म। बस यही है फॉर्मूला, बस यही है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब कुछ नहीं भरना पड़ेगा। मेरा वाला फॉर्मूला अगर तुमने रट लिया तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीरियसली ये सब कुछ नहीं है, ये सब रिलेवेंट नहीं है। बताइए कोई और ट्यूशन पढ़ाएगा आपको? ऑनेस्टली बताइए, कोई और ट्यूशन ऐसा वाला ट्रिक से पढ़ा सकता है? नहीं ना। यहां पे आओ, बेस्ट एजुकेशन पाओ, वो भी फ्री में। बस तुमको देखना है और कुछ नहीं। अच्छा आइए फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल डिमांड की जैसा कॉमन है, बार बार पढ़ाने को मन भी नहीं करता। बिल्कुल 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 सेम सेम है। जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक का साइन क्या हुआ करता था? एकदम इन्फिनाइट, ठीक है। वैसे ही परफेक्टली इनइलास्टिक इक्वल्स टू 0, यूनिट इलास्टिक इक्वल्स टू 1, मोर इलास्टिक यानी कि मोर देन यूनिट, मतलब इलास्टिक जिसको बोलते थे, इलास्टिक जिसको बोलते थे, इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और ये रहा इन इलास्टिक। सेम सेम तो है सब, सारा का सारा सेम सेम है। एक एक करके ग्राफ देख लेते हैं, खत्म। देखिए परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एकदम सेम सेम है कि नहीं, बताइए, है ना। वर्टिकल जा रहा है, ये वर्टिकल जाता है और एक पॉइंट में यहां पे रुक जाता है, सिंपल सा बात है। इसको पढ़िए वापस से। ए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज वन in which there is significant change in the supply of the commodity without change or little change in the price। मतलब कि थोड़ा सा प्राइस क्या चेंज हो गया, थोड़ा सा प्राइस क्या चेंज हो गया, इसके वजह से सप्लाई तुमने रोक दिया, इसके वजह से सप्लाई ही तुमने रोक दिया। तो ये तो नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है कि नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का थोड़ा सा प्राइस क्या चेंज हुआ, इसके वजह से तुमने सप्लाई रोक दिया या तो सप्लाई बहुत ज्यादा कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, perfectly inelastic supply is one in which a change in price produces no change in the quantity supplied। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन आता है कि प्राइस तो बढ़ रहा है उस मार्केट में प्राइस तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई एकदम कांस्टेंट है। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, इसका प्राइस मार्केट में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा करने लगेंगे। कहां से आएगा आलू टमाटर? आलू टमाटर तो खेत से उग के आते हैं, जितना उगेगा उतना ही तुम लोगे ना। अगर कमी रहेगा आलू और टमाटर का तो कमी ही सही, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इन वन विच ए चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब तुम इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ा नहीं सकते, इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यूनिट इलास्टिक डिमांड मतलब सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जिसको बोलते हैं, क्या होता है वो? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वापस लिख दिया है, सबको यही गलत फहमी होता है। यूनिट इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस ए इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बिल्कुल सेम टू सेम डिमांड के जैसा, और तो कुछ है नहीं। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, मतलब कि जितना तुम सप्लाई कर रहे हो उतना ही प्राइस है, सिंपल सा बात है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना तुम सप्लाई करने में चेंज कर रहे हो। ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक देख लीजिए, बस इस तरह से रहेगा ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। इसका कर्व थोड़ा सा चेंज है, बस ये भी देखिए फ्लैटर शेप का है। और मतलब ये डिमांड में कैसा होता था? डिमांड में इस तरीके का रहता था ना, इस तरीके का रहता था ना, लेकिन सप्लाई में ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए सिंपल सा बात है, लेकिन सेम टू सेम है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज वन ऑफ द गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है।
सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के थोड़े से चेंज होने के लिए। समझ में आ गया? सेम है यार, कितना बार बताऊं। डिमांड चैप्टर पढ़ लिए, सप्लाई भी हो गया, समझ लो। लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई का आप लोग देख लीजिए, प्राइस ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। ये देखिए, प्राइस इधर ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई कितना कम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वापस सप्लाई होगा यहां पे, इज वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी बिल्कुल सेम है जो आर्क इलास्टिसिटी हम लोग ने किया था। लेक्चर नंबर 4 में आर्क इलास्टिसिटी है, उसको पक्का से देख लेना, बस समझ में आ जाएगा। पॉइंट इलास्टिसिटी वही है जो आर्क इलास्टिसिटी किए थे। ठीक है, इसको वापस से ये पढ़ा के मेहनत होगा, इसीलिए आप लोग प्लीज वही आप लोग देख सकते हैं। आर्क इलास्टिसिटी सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी सेम है। ओके, उसको मतलब देख लीजिएगा आराम से। सारे के सारे जो डिमांड के लेक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा ना, वही है सप्लाई। इसके बाद यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या, मतलब कि सप्लाई किस चीज पे डिपेंड करता है। सप्लाई बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका कमोडिटी ऐसा है जो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, उसके लिए आपको हमेशा इनइलास्टिक सप्लाई ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमेशा इनइलास्टिक सप्लाई भी ही करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, मतलब मार्केट में आपको किसी भी हालत में सप्लाई कर ही देना पड़ेगा, बिकॉज आपका गुड्स तो पेरिसेबल है जी। इसके बाद ड्यूरेबल, मतलब कि ड्यूरेबल गुड्स है आपका, तो आप इलास्टिक सप्लाई कीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, इलास्टिक सप्लाई कीजिए उसको। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट ये टाइम पीरियड है, आपको इस बार सप्लाई करना ही करना है, ऐसा कुछ गुड्स आ गया जो कि मार्केट में लॉन्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो तो वेरी शॉर्ट पीरियड में करना पड़ता है ना। वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आप लोग सप्लाई करना चाहते हैं तो वो नॉर्मली इनइलास्टिक सप्लाई रहेगा। शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाई करना चाहते हैं तो इलास्टिक सप्लाई रहेगा। ज्यादा लंबे समय के लिए सप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसे चीज को सप्लाई कर रहे हैं जो 5 साल के लिए सप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हमेशा हाईली इलास्टिक रहेगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक। अगर आपका प्रोडक्शन टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इनइलास्टिक सप्लाई करोगे। नॉट कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है प्रोडक्शन टेक्निक, तो आप इलास्टिक सप्लाई करोगे। सिंपल सा बात है। तो ये डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आप इनइलास्टिक सप्लाई करोगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में आप इलास्टिक सप्लाई करोगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप हाईली इलास्टिक सप्लाई करोगे। इसका मतलब क्या होता है सर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब कि जिस वक्त आपका फायदा नहीं हो रहा है, जिस वक्त आपका लॉस हो रहा है, उस वक्त आप इनइलास्टिक डिमांड सप्लाई करोगे। सिंपल सा बात है, इनइलास्टिक सप्लाई करोगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स में जिस वक्त फायदा भी नहीं हो रहा है, जिस वक्त नुकसान भी नहीं हो रहा है, उस वक्त आप इलास्टिक करोगे। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हाईली इलास्टिक करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए, ये चैप्टर को हम लोग ने खत्म कर लिया फाइनली दोस्तों। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। अगर अभी भी बहुत सारा मतलब मान लो कि कुछ डाउट्स रह जाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। और सबसे बड़ा बात, इसको आप लोग रीडिंग कीजिए घर में, ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा डाउट्स हट जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों। चलिए।